Hi Vijayapati, this is your educator Shubham Patel and today we are going to learn about federalism. I know ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, चैप्टर स्कोरिंग है, चैप्टर इजी है बट थोड़ा बड़ा है और थोड़े बहुत न्यूआंसेस हैं जो हम भूल जाते हैं. स्पेशली 3 मार्क के क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है इस चैप्टर में क्या लिखना है. तो ये जो छोटी छोटी आपकी डिफिकल्टीज हैं, इवन असर्शन एंड रीजनिंग वाली, वो आज क्लियर हो जाएंगी क्योंकि मैं पूरा चैप्टर एक ही क्लास में पढ़ाने वाली हूँ. अब क्योंकि चैप्टर का फुल वन शॉट रिविजन हो रहा है एक क्लास में, इट डजंट मीन कि मैं कोई लाइन या कोई वर्ड छोड़ूंगी. पूरा चैप्टर ब्रिक बाय ब्रिक, पीस बाय पीस, आई एम गोइंग टू decode it to you so that you don't have to go on internet keep searching for other videos. मतलब पार्ट 2 कहाँ गया, पार्ट 3 कहाँ गया, आपको सब कुछ इसी में मिल जाएगा. एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बच्चा लेट मी टेल यू कि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें livedaily.me/chat पे आपको मिलती हैं. तो जैसे ही आप livedaily.me/chat एक टैब में खोल के एंटर प्रेस करते हो ना, तो एक पेज खुल जाता है जहाँ पे अनअकैडमी जे, अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी क्लास 9th and 10th, ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है. Now you can join whatever telegram group you want to, but for your class 10th preparation you must join the group Unacademy class 9th and 10th. ये ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लो. बाकी अगर आपको जेई नीट की प्रिपरेशन करनी है तो वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे भी अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती है. अच्छा, टेलिंग यू अबाउट द लर्निंग ऐप. अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे बहुत सारी फ्री चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपके बोर्ड में आपको हेल्प करने वाली है. ठीक है, वहाँ पे जाके आपको अपना क्लास 10th सिलेक्ट करना है और क्लास 10th के बाद आप वहाँ पे स्पेशल क्लासेस देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ साथ आप अनअकैडमी की क्विज का भी लुफ्त उठा सकते हो. अगर आपको लगता है कि यार बोर्ड एग्जाम्स में अब 3-4 महीने बचे और अब हमें कड़ी तैयारी चाहिए, अब तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, या जो पढ़ा भूल भाल गए, या जो पढ़ा हाफ बेक पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनअकैडमी के सारे बेस्ट एजुकेटर्स के न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं. मेरा खुद का न्यू कोर्स लॉन्च हो रहा है 28 से 28 जनवरी से. बायो का स्क्रैच से रिवीजन करा रहे हैं हम. बायो का डायग्राम्स, असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ होगा उसमें. इवन एसएसटी के भी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं या होने वाले हैं सारे टीचर्स के. सो इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अस एंड इफ यू वांट टू चूज द टीचर फॉर योरसेल्फ, हम आपको नहीं बताते आपको किस टीचर से पढ़ना है, आप अपना टीचर खुद चूज करते हो विद दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चा, नॉर्मल ले लो. आइकॉनिक लेना है, आइकॉनिक ले लो. मैं दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ. आइकॉनिक में पहली बात तो प्राइस ज़्यादा है. प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फीचर्स ज़्यादा है. वहाँ पे एक एकेडमिक मेंटोर मिलते हैं आपको जो आपकी सारी डाउट सॉल्विंग के लिए बैठे रहते हैं. राइट, दे आर योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर डाउट सॉल्विंग. इसके अलावा आपको स्केचिंग, डूडलिंग, मैजिक के सेशंस मिलते हैं. क्रिएटिव कॉर्नर है पूरा. प्लस में ये सब कुछ नहीं मिलता है. तो यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. बच्चा 6 महीने के लिए तो ये कोर्स मुझे लगता है आपको ले ही लेना चाहिए. नॉर्मल वाला लेना है, नॉर्मल वाला ले लो विच इज़ फॉर 10,000 रुपीज़, या फिर आपको आइकॉनिक लेना है तो आइकॉनिक ले लो विच इज़ फॉर 17,000 फॉर 6 मंथ्स. अभी इस पे भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. जो ये दिखा रहा है यहाँ पे प्राइस, उस पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा जब आप कोड लगाओगे मेरा, और मेरी क्लास में एंट्री मिलेगी. शुभ लाइव, शुभम मेरा नाम है राइट, तो शुभ उससे आता है और लाइव हम क्योंकि आपको पढ़ाते हैं तो लाइव वहां से आता है. तो शुभ लाइव कोड लगाना मत भूलना, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा. Anyway, this is if you want to join the course. If you don't want to join course, no problem, just hit the bell icon below the video. ये बेल आइकॉन हिट करोगे ना, एक जो घंटी सी बजी हुई है उसको प्रेस करने से आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, और कोई भी ऐसा फुल शॉर्ट वीडियो जब आएगा तो आपको अवेलेबल होगा. चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्लास हमारी. फेडरलिज्म है चैप्टर का नाम. फेडरलिज्म होता है क्या बच्चा? फेडरलिज्म होता है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर होती है डिवाइड. अब पावर डिवाइड होती है तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में तो होगी. एग्जैक्टली. तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसा तरीका है गवर्नमेंट चलाने का जिसमें पावर को, शक्ति को हम डिवाइड करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और स्टेट अथॉरिटी के बीच में. मतलब सेंटर और स्टेट में पावर हो रही है डिवाइड, मतलब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होंगे ही होंगे. अभी हमारी कंट्री में आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन फेडरल गवर्नमेंट क्या ऑपोजिट क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट का ऑपोजिट होता है बच्चा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाम से पता चल रहा है ना, यूनिटरी. यूनिटरी मतलब एक ही सरकार के पास सारी पावर होगी, और वो सरकार कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. तो यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या तो सारी की सारी पावर होती है, या अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी पावर होती भी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है. लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं होता. स्टेट की और सेंटर की दोनों की अलग अलग पावर होती है, दोनों की अलग अलग पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, और दोनों को एक दूसरे के आगे भीख मांगने की जरूरत या अधीन होने की जरूरत नहीं पड़ती. यूनिटरी गवर्नमेंट का एक बढ़िया सा एग्जांपल है आपका सिंगापुर. सिंगापुर के अलावा फ्रांस भी लिख सकते हो आप, चाइना लिख सकते हो, यूके भी लिख सकते हो. फेडरल गवर्नमेंट में आप भारत का एग्जाम्पल कभी भी डाल सकते हो. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाम से ही पता चल रहा है राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डाल सकते हो. बेल्जियम का एग्जाम्पल आप पढ़ के आए हो पावर शेयरिंग में, वो सब डाल सकते हो. तो यहाँ तो आ गया 3 मार्क आपका डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल.
आगे चलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, पावर शेयर होगी। दूसरा फीचर है कि अगर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, सिर्फ मैं बोलूं सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, तो भी दोनों क्या जो ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब दोनों की जो लीगल अथॉरिटी है वो अलग अलग स्फेयर में होगी। जैसे मान लो आपके घर में मैं बोलूं कि आपकी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉजिस्टिक्स देखने की कि सामान घर पे पहुंच रहा है टाइम पे कि नहीं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सैनिटाइज करने की, ठीक है, पैंडेमिक में, तो दोनों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। उसी तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग अलग लीगल अथॉरिटी वाला एरिया होता है। पॉइंट नंबर 3, ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, कौन से लेवल पे, कौन सी लेवल की गवर्नमेंट किस चीज पे लीगल अथॉरिटी रखेगी, ये सारी जो बातें हैं, भयंकर भयंकर किस्म की जो बातें हैं अथॉरिटी वाली, ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को उसका लीगल अथॉरिटी वाला एरिया। पॉइंट नंबर 4, और ये जो फंडामेंटल चीज है ना, फंडामेंटल बेसिक जो मूल स्वरूप है फेडरलिज्म का, वो कोई भी एक सरकार, यूनिलेटरली का मतलब कोई भी एक सरकार, चाहे सेंटर या स्टेट, कोई भी एक अपनी मनमानी करते हुए इस बेसिक स्वरूप को फेडरलिज्म के चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए दोनों सरकारों का कंसेंट लगेगा। तो चलो फीचर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, दोनों की लीगल अथॉरिटी अलग अलग होगी, लीगल अथॉरिटी की सारी गारंटी मिलेगी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर इसे चेंज करना है तो दोनों सरकारों को साथ में आके करना पड़ेगा, कोई एक यूनिलेटरली नहीं कर सकती। फीचर नंबर 5, जुडिशरी का क्या काम है फिर, डेमोक्रेसी में फेडरल स्ट्रक्चर होगा तो जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी झगड़ा सुलझाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर जुडिशरी के पास होती है, सरकार के पास नहीं होती है। और अगर सरकार के बीच में कोई झगड़ा होता है तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करता है, राइट। तो ये हो गया जुडिशरी का रोल, बेसिकली एम्पायर की तरह काम करती है। अब थोड़ा पैसे की बात करते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। दोनों सरकारों की अपनी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है बच्चा, ऑटोनॉमी का मतलब इंडिपेंडेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लॉज टैक्स निकालती है, बोलते हो ना CGST, ऐसे बहुत लॉज होते हैं और बहुत टैक्सेस होते हैं, उनसे आप अपना अलग फिनेंसेस जनरेट कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट को अलग अथॉरिटी होती है कि आप अपने फिनेंसेस अलग जनरेट कर सकते हो, तो दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पॉइंट नंबर 7 आता है यहाँ पे डुअल ऑब्जेक्टिव। अब इसी पे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। डुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब एक पंथ दो कार्स, राइट। तो फेडरलिज्म करके हमें 2 चीजें हासिल होती है। एक, क्योंकि फेडरलिज्म में हम पावर शेयर कर रहे हैं तो सारी स्टेट्स को भी थोड़ी थोड़ी पावर मिल रही है, ये नहीं कि सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में है, तो स्टेट्स को भी काफी रिस्पेक्टेड फील होता है। और स्टेट्स में क्या बनती है, उनकी रीजनल डाइवर्सिटी, जो उनका खुद का कल्चर है, आइडेंटिटी है, वो अकोमोडेट होती है, वो खुश रहते हैं बेसिकली। और जब वो खुश रहते हैं तो ओवरऑल हमारी कंट्री भी खुश रहती है, तो यूनिटी भी इनहांस होती है, राइट। जब फैमिली के सारे मेंबर इंडिविजुअली खुश होंगे तभी तो फैमिली हैप्पी बनेगी। उसी तरीके से डुअल ऑब्जेक्टिव फेडरलिज्म का है टू प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी एंड टू ऑल्सो प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अभी इतना भारी भरकम काम कैसे होगा, दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है। जैसे एक अच्छी फ्रेंडशिप को चलाने के लिए ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वैसे एक अच्छे फेडरलिज्म को चलाने के लिए भी म्यूचुअल ट्रस्ट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, और एक अग्रीमेंट चाहिए, कंसेंट चाहिए। ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोपा गया है फेडरलिज्म या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर थोपा गया है, इंपोज नहीं करना है हमें। म्यूचुअल अग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट और ट्रस्ट के साथ फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होता है, ठीक है। 2 टाइप ऑफ फेडरेशन, भाई ये जो फेडरेशन है ये 2 टाइप के होते हैं, अभी सब चमक जाएगा। पहला टाइप है कमिंग टुगेदर, दूसरा टाइप है होल्डिंग टुगेदर। पहले तो डायग्राम देख लो, डायग्राम से ही बहुत कुछ समझ आ रहा है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में 2 ब्लॉक्स साथ में आ रहे हैं, राइट, और 2 ब्लॉक साथ में आएंगे तो बड़ा ब्लॉक बन जाएगा। होल्डिंग टुगेदर में सब लोग हाथ पकड़ के खड़े। थोड़ा डायग्राम पे ध्यान दो, अब मैं अच्छे से समझाती हूँ। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसका एग्जांपल लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जैसे वो 2 ब्लॉक फोटो में साथ में आ रहे थे ना, वैसे ही कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब जो पहले इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, इंडिपेंडेंट स्टेट ने ऐसा सोचा और माना कि उन्हें साथ में रहना है। सो व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर और वो एक बड़ा यूनिट बनाती हैं, तो उसको बोलते हो कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इसमें इस बड़े से यूनिट में भी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स अभी भी बची हैं, उनकी अलग आइडेंटिटी होगी और उनकी इक्वल पावर होगी। ये नहीं कि कोई एक स्टेट थोड़ा सा बड़ा अपने आप को महसूस करती है, कोई दूसरी स्टेट छोटा महसूस करती है, सब इक्वल रहते हैं। और जो बड़ा यूनिट है उसे आप कंट्री के नाम से जानते हो, राइट। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए क्या है, यूएसए बहुत सारी स्टेट्स का एक ग्रुप है, तभी तो नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका एक और एग्जांपल है बच्चा स्विट्जरलैंड, एक और एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद करोगे, एक नाम याद कर लो साउ, साउ का मतलब है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, या फिर सिर्फ यूएसए याद कर लो, यू फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। 2 तरीके बता दिए मैंने। आगे चलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
होल्डिंग टुगेदर मतलब किसी तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है। जब एक बड़ी कंट्री, अभी बड़ी कंट्री का मतलब ये नहीं है कि ज्योग्राफिकली ही बड़ी होगी, एरिया वाइज ही बड़ी होगी या पॉपुलेशन वाइज बड़ी होगी, एथनिकली भी बड़ी हो सकती है भाई, कल्चर वाइज भी बड़ी हो सकती है। तो जब एक बड़ी सी कंट्री डिसाइड करती है कि अब उसे पावर शेयर करनी है अपने स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तब उसे बोलते हो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे बेल्जियम में हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा था डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में, तो हमने पावर शेयर कर दी। जैसे इंडिया में हमें लगा था कि इससे पहले कि कॉन्फ्लिक्ट हो, हमने पहले ही पावर शेयर कर दी थी, फिर 90s में जाके हमने लोकल गवर्नमेंट को भी पावर शेयर कर दी थी। तो जब बड़ी सी कंट्री डिसाइड करेगी पावर शेयर करने का, तो होल्डिंग टुगेदर होगा। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटर के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर चली जाती है स्टेट से, उसमें ऐसा नहीं था, वो है ना, कमिंग टुगेदर में ऐसा नहीं था। तो अनइक्वल पावर हो सकती है, हो सकता है कि किसी स्टेट के पास स्पेशल पावर हो, किसी स्टेट के पास नहीं हो, या फिर हो सकता है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर हो, स्टेट्स के पास ओवरऑल ही ज्यादा पावर ना हो। एग्जाम्पल, एसबीआई बैंक याद कर लो। एसबीआई बैंक का मतलब एस फॉर आपका स्पेन, बी फॉर बेल्जियम, आई फॉर इंडिया। ओके, तो तीन एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं आगे, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अभी कोई ये पूछे कि इंडिया फेडरल है तो कैसे है, बताओ हमें, प्रूफ करके बताओ, तो क्या बोलोगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा ही नहीं है। इंडिया को क्या बोला जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट जरूर बोला जाता है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल खंगाल के भी देख लोगे तो वहां पे कहीं फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है। लेकिन जब हमारी डेमोक्रेसी को तुम देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि डेफिनेटली इंडिया क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था बच्चा, तब हमने 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया था, सेंटर और स्टेट, राइट। उसके बाद 1990s में हमने एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऐड कर दिया था, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हो। अभी लोकल गवर्नमेंट दोनों तरीके का हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है। गांव में होता है तो उसे पंचायत बोलते हो, शहर में होता है तो उसे म्युनिसिपैलिटीज बोलते हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि दोनों जगह पे लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। दोनों का ऑब्वियसली अलग अलग सेपरेट जूरिसडिक्शन है, राइट। और ये सारी की सारी पावर, मतलब सेंटर की पावर, स्टेट की पावर और आपकी लोकल गवर्नमेंट की पावर कहां पे लिखी है? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए दैट हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, आपको फेडरलिज्म के फीचर्स अपने दिमाग में रखने हैं और उसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। जैसे फेडरलिज्म में पावर शेयर होती है, हमारे इंडिया में भी होती है 3 सरकारों में। फेडरलिज्म में जुडिशियल एम्पायर की तरह एक्ट करती है, इंडिया में भी करती है। फेडरलिज्म में कभी कभी होता है कि सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर हो, हमारे यहाँ भी सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर है। 3 लिस्ट है हमारे यहाँ, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो 3 लिस्ट अभी बोला ना मैंने, मेंशन कर दिया गलती से, इसके बारे में बात करते हैं। 3 लिस्ट क्या होता है? अब भाई देखो, इंडिया की डेमोक्रेसी में इतनी सारी चीजें हैं डिसीजन लेने के लिए। एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, कॉमर्स है, ट्रेड है, मैरिज है, अडॉप्शन है, बैंकिंग है, करेंसी है, बहुत सारे डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट्स हैं। सब चीजों पे डिसीजन लेने हैं और सरकार को ही लेने हैं। अभी इतना सारा काम थोड़े से मिनिस्टर कैसे संभालेंगे? तो हम क्या करते हैं, काम को बांट लेते हैं। काम को बांटते हैं हम 3 लिस्ट बना के बच्चा। हमने 3 लिस्ट बनाई है, एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में हम वो वाले सब्जेक्ट्स डालते हैं जो पूरी कंट्री के लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए, पूरी कंट्री में सेम होने चाहिए। क्यों सेम होने चाहिए? क्योंकि अगर अलग होंगे तो कंट्री की सिक्योरिटी पे शायद असर आ जाएगा या कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट पे असर आ जाएगा। जैसे बैंकिंग, पूरी कंट्री में एक ही सिस्टम चलता है बैंकिंग का। कम्युनिकेशन, एक ही कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। करेंसी, एक ही रुपया तो चलता है, ये तो नहीं कि कुछ पार्ट्स में डॉलर चल रहा है, कुछ में यूरोस, कुछ में रुपया, नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो पूरी कंट्री में रहती है यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म चीजों पे कौन बनाता है आपका डिसीजन, कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन लिस्ट पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है यूनियन गवर्नमेंट का। तो 3 पॉइंट्स आपने इसमें पढ़े। यूनियन लिस्ट हैज द सब्जेक्ट जो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म रहते हैं। एग्जाम्पल दे देना, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन पे लॉज बनाती है यूनियन गवर्नमेंट। यही 3 पॉइंट्स बहुत है। अभी स्टेट की तरफ चलते हैं। स्टेट में वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं जो हर स्टेट में डिफर कर सकते हैं, जैसे पॉलिस हो गई, ट्रेड हो गई, कॉमर्स हो गई। हर स्टेट की ज्योग्राफी अलग होती है, एथनिसिटी अलग होती है, कल्चर अलग होता है, पॉपुलेशन अलग होता है, क्राइम रेट अलग होता है, बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, कई सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये वाले सब्जेक्ट्स पे हर स्टेट अपनी स्टेट के लिए ले सकती है डिसीजन। जैसे पुलिस ले लो, महाराष्ट्र पुलिस अलग है और आपकी हरियाणा पुलिस अलग है, राइट, बिहार पुलिस अलग है, ऐसे। तो इरिगेशन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, पुलिस, ट्रेड इसमें आ गया। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो। हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट के लिए इसमें लेती है डिसीजन और इसमें सेंटर का कोई लेना देना नहीं होता है।
लेकिन इन दोनों को मिला के भी एक लिस्ट बनती है, जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट आते हैं बच्चा जिन पे दोनों सरकारें ले सकती हैं केस स्टडीज के हिसाब से। मतलब कोई केस आया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का दिख रहा है हमें कि नहीं यार इस पे तो इस पर्टिकुलर स्टेट को ही लेना चाहिए डिसीजन, तो हम स्टेट को लेने देते हैं। कहीं हमें दिखता है कि नहीं ये केस तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है, इस पे सेंटर को लेना चाहिए डिसीजन, तो हम सेंटर को लेने देते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे दोनों ही सरकारें ले सकती हैं डिसीजन, लेकिन बाई चांस अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सेंटर कुछ और कह रहा है स्टेट कुछ और कह रहा है, तब बात किसकी मानी जाएगी? बात मानी जाएगी सेंटर की। इसलिए बोलते हैं इंडिया में सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज्यादा पावर है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन से आते हैं? मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड। फुल फ्लेजेड में पढ़ा चुकी हूँ आपको आगाज सीरीज में। अगर इसके बाद भी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े तो आप अनअकैडमी 9th and 10th शुभम पाठक आगाज में सर्च कर सकते हो ये चैप्टर, या फेडरलिज्म आगाज डाल देना आ जाएगा, AAGAZ। एनीवे, रेजिडुअरी लिस्ट। अच्छा, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट से बचा जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेमस कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्हें समझ ही नहीं आया था कि दुनिया इतनी भी बदल सकती है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा था यार? 1940s में लास्ट में बनना शुरू हुआ था। तब हमें नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी क्या रूप लेगी, तो कुछ सब्जेक्ट्स हमसे छूट गए क्योंकि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। उन सब्जेक्ट्स को हमने बाद में जाके रेजिडुअरी लिस्ट में डाला। रेजिडुअरी लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? जैसे इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, IT हो गया, राइट। तो ये वाले सब्जेक्ट्स हमने इसमें डाल दिए। इस पे भी कौन लॉज बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाता है। तो फिर से आ गई थोड़ी सी ज्यादा पावर, राइट। हाउ टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अच्छा, ये जो पूरा पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट था, पूरा फेडरलिज्म हमें दिख रहा है, कहीं लिखा नहीं है लेकिन दिख रहा है, इसको अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? 2 स्टेप का प्रोसीजर है। सबसे पहले बात तो पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से चेंज नहीं कर सकती। पहला प्रोसेस होगा जिसमें पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में भी और आपके राज्यसभा में भी सारे मेंबर्स में से 2/3 मेंबर्स एटलीस्ट बोले कि हम इसे चेंज करना चाहते हैं। तो एनी चेंज हैज टू बी पास्ड बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद आता है विधानसभा की सरकारों के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद भी जितनी भी प्रेजेंटली इंडिया में स्टेट्स होंगी, जैसे अभी 28 स्टेट्स हैं, तो उसमें से कम आधी स्टेट्स को ये डिसीजन मानना पड़ेगा, 50% एटलीस्ट, मिनिमम एटलीस्ट। फिर जाके कहीं फेडरलिज्म के मूल स्वरूप में कोई चेंज आ सकता है। तो 2 स्टेप का प्रोसीजर है, उसके बिना नहीं हो सकता। अब आ जाता है रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी, जैसे कि मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी लॉ बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या प्रो है, ये सब कुछ देखता है। कोई प्रॉब्लम आ जाती है दोनों सरकारों के बीच में, सेंटर या स्टेट, तो वो डिस्प्यूट सेटल करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। यूनियन गवर्नमेंट और किसी व्यक्ति के बीच में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब सिटीजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है। तो जुडिशरी के अपने रूल्स हैं बच्चा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जुडिशरी के अलावा पैसे की भी बात करनी चाहिए। तो पैसे का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों ही सरकारें अपने अपने टैक्सेस बनाती रहती हैं और सिटीजन से पैसे लेती रहती हैं, फिर वो हमारे ही वेलफेयर के लिए लगाती है। तभी तो बोलते हैं ना, ये सड़कें जो बन रही है टैक्स पेयर के मनी से बन रही है, बिकॉज वी पे द टैक्सेस टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन दे मेक द वेलफेयर स्कीम्स फॉर अस। एनीवे, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चा। हाउ कैन यू से इंडिया इज फेडरल? उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। आपको जुडिशरी के बारे में लिखना है, पावर डिवाइडेड होती है उसमें लिखना है, डिसेंट्रलाइजेशन मेंशन कर देना, यूनियन स्टेट और सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट लिख देना। अगर आए कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, ठीक है, अभी तक थ्योरी पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कैसे होता है, तब मैं आपको बताती हूँ क्या लिखना है। तो जब हमारी डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस देखो ना कि हमारी डेमोक्रेसी चलती कैसे है, तो आपको पता चलेगा कि हम डेफिनेटली फेडरल हैं, क्योंकि हम सिर्फ मेजॉरिटी पॉपुलेशन की हेल्प नहीं करते, हम माइनॉरिटी पे भी ध्यान देते हैं, हम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग साथ मिलके चलें। ऐसे तो हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो प्रूव करेगा कि हम फेडरल हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जो डेफिनेटली आपको समझा देंगे कि हम कितने फेडरल हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट वाला पहला मेजर टेस्ट था हमारी डेमोक्रेसी का, फेडरल डेमोक्रेसी का। मैं बताती हूं कैसे। आप सोचो, एक कंट्री को यूनाइट करने के लिए आप सोचोगे ना, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। लिंग्विस्टिक स्टेट्स में हमने एक्चुअली स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया। तो लग रहा है ना थोड़ा डाइसी कि यार कहीं डिवाइड करेंगे, विभाजन करेंगे खुद से, तो कहीं कंट्री डिसयूनाइट ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम 1947 से कई सारी स्टेट्स को रीअरेंज करते हुए आए हैं या नई नई स्टेट्स बनाते हुए आए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, नागालैंड बना था, रिसेंटली अभी तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से। डेफिनेटली जब हम ये बनाते हैं तब हमारे
मिनिस्टर्स को भी ऐसा डर लगा था कि कहीं कंट्री की यूनिटी को हर्ट ना हो जाए, लेकिन वो हमने रिस्क लिया और वो रिस्क सक्सेसफुल हुआ। हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी बल्कि बढ़ती गई, डाइवर्सिटी अकोमोडेट होती गई, सब लोग आपस में खुश रहे और कंट्री की यूनिटी भी बढ़ गई, और तो और एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो गया। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना एक रिस्क जरूर था, लेकिन उस रिस्क के आगे हमने सक्सेस जरूर देखी और हम सक्सेसफुल हुए, राइट। अब आता है आपका लैंग्वेज पॉलिसी वाला बात। अच्छा, कोई बोले कहीं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज आया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो बोलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट हमारी कंट्री की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारे धर्मों को तवज्जो देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सारी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, तो हम एक लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों दें, राइट। वैसे भी हिंदी हमारे देश में सिर्फ 40% जनता बोलती है, 60% जनता को हिंदी नहीं आती बोलने, राइट। तो इसीलिए हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है, क्योंकि हम कॉलोनियल पास से आते हैं, तो चाहो चाहे ना चाहो मानना तो पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इंग्लिश रहा है और पूरे वर्ल्ड में भी इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा है हमने। लेकिन 1965 में ऐसा बंद कर दिया गया था, ऐसा माना गया था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हटा देना चाहिए। लेकिन जब हटाया तो जो हमारे साउथ की स्टेट्स हैं, इंडिया के साउथ रीजन की स्टेट्स हैं, उन्होंने इस पे गुस्सा व्यक्त किया। क्यों? क्योंकि फिर कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज बची थी? सिर्फ हिंदी, और साउथ हमारा हिंदी नहीं बोलता है या हिंदी समझ भी नहीं पाता है। तो फिर तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में क्या हुआ, थोड़ा वायलेंट हो गया अग्रेशन, थोड़ा वायलेंट हो गया प्रोटेस्ट। फिर से हमें क्या करना पड़ा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना पड़ा। तो बोले तो हम सारी स्टेट्स को अकोमोडेट करते हैं, इसलिए हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें मराठी, हिंदी जैसी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उर्दू भी आती है। हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बोले तो हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज वी वॉन्ट एवरी लैंग्वेज टू फील रिस्पेक्टेड इन आवर कंट्री। इजंट दैट ग्रेट? आई थिंक इट इज ग्रेट। आगे चलते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन। बता, सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है? एक मैंने बताया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनती है, यूनियन में सरकार अलग बनती है, स्टेट्स में अलग बनती है। पता है 1990s से पहले ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा था, जब हमारी डेमोक्रेसी शुरू हुई थी, कि जो सरकार सेंटर में बनती थी ना, जो पार्टी सेंटर में जीतती थी, वही पार्टी स्टेट में जीतती थी। बाई चांस अगर किसी स्टेट में वो पार्टी नहीं जीतती थी, पर्टिकुलर पार्टी, तो वो वहां की सरकार गिरा देती थी और दोबारा चुनाव करवाते थे। तो दिस इज एक्चुअली अ मिसयूज ऑफ पावर बाय द यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। 1990s के बाद से जैसे जैसे हमें अवेयरनेस बढ़ती गई, डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होती गई, हमारे ओपिनियंस फॉर्म होते रहे, लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देने जाते रहे, उससे पूरा का पूरा डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब पता है क्या होता है, अब किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ट्रू मेजोरिटी नहीं मिलती है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। अब क्या मिलता है? अब कोलिजन की सरकार बनती है, बोले तो गठबंधन की सरकार बनती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक कोई नेशनल पार्टी कुछ रीजनल पार्टीज के साथ मिलके, बोले तो स्टेट पार्टीज के साथ मिलके गठबंधन बनाती हैं, अलायंस फॉर्म करती हैं, और फिर उस अलायंस के थ्रू इलेक्शन में खड़ी होती हैं, ताकि नेशनल पार्टी वाले जो वोट्स हैं वो भी उन्हें मिल जाए, जो स्टेट पार्टी वाले वोट हैं वो भी उन्हें मिल जाए, और सारे के सारे वोट्स मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली मेजोरिटी आ जाएगी। नहीं चमका? चलो रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, प्रेजेंट का एग्जांपल देते हैं। अभी जो सरकार चल रही है, जिसे आप मोदी गवर्नमेंट के नाम से जानते हो, वो एनडीए की सरकार चल रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी के अलावा और भी पार्टीज इंक्लूडेड हैं, और इसीलिए ये सारी की सारी मेजोरिटी एनडीए को मिली है और एनडीए की सरकार बनी है। वो बात अलग है कि एनडीए एज अ अलायंस को भी अगर आप माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखोगे तो उसमें भी बीजेपी का शेयर ज्यादा है, इसलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बीजेपी से इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्लास 9th और 10th को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश की थी। अभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लेना। तो 1990s के बाद से रीजनल पार्टीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, एक एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट आ गया बच्चा, नया कल्चर शुरू हुआ पावर शेयरिंग का। अब सारी नेशनल पार्टीज को पता है, अगर स्टेट पार्टीज को थोड़ा सा भी कॉर्नर करने की कोशिश करोगे, धक्का मुक्की करने की कोशिश करोगे, तो आपकी सरकार ही नहीं बनेगी सेंटर में। तो अब ना चाहते हुए भी नेशनल पार्टीज को जो है स्टेट पार्टीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। और ये जो डिसीजन था कोलिशन सरकार से, जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को जो इंडिपेंडेंस देने वाला डिसीजन था, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया था। तो हमारी डेमोक्रेसी काफी खूबसूरत उससे हो गई। कोलिशन गवर्नमेंट की आपकी एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दे रखी है, उसको भी जरूर देख लेना। अब चलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर से कुछ उठा के आप अगर कॉर्नर पे रख रहे हो तो उसे लिटरली डिसेंट्रलाइजेशन करोगे। अभी चैप्टर क्या है? फेडरलिज्म। तो क्या उठाओगे सेंटर से?
पावर उठाओगे। एग्जैक्टली, सो डिसेंट्रलाइजेशन इज टेकिंग अवे द पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन फैक्ट ऑल्सो फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिविंग इट टू द लोकल गवर्नमेंट। तो अब हमने सोचा कि हम डेमोक्रेसी वाले पेड़ में पत्तियों को पानी नहीं देंगे, जड़ों को पानी देंगे, ताकि डेमोक्रेसी का पेड़ और हरा भरा होगा, राइट। तो हमने थोड़ी सी पावर स्टेट से लेके, थोड़ी सी पावर सेंटर से लेके लोकल गवर्नमेंट का निर्माण किया। और लोकल गवर्नमेंट भी दो तरीके की, गांव में अलग, शहरों में अलग, राइट। डिटेल में पढ़ते हैं। पहले सवाल ये आता है कि हमें जरूरत क्या थी डिसेंट्रलाइजेशन करने की? अच्छा खासा चल तो रहा था सेंटर और स्टेट वाला। व्हाई डिड वी इवन नीड डिसेंट्रलाइजेशन? लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज बच्चा, जो प्रॉब्लम, अगर मान लो आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सीधे डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम के पास जाएगी, तो उनके पास शायद सॉल्यूशन हो चाहे ना हो, प्रिंसिपल मैम या सर, राइट। वो अगर आपकी क्लास में ही सॉल्व हो जाएगी तो बेस्ट डिसीजन निकलेगा। उसी तरीके से डेमोक्रेसी में अगर लोकल लेवल पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो बेस्ट डिसीजन निकल के आता है, क्योंकि लोकल लोगों के पास सबसे ज्यादा नॉलेज होती है लोकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, राइट। वो वहीं रहते हैं, वो वहीं के हैं, उनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। तो प्रॉब्लम इज बेस्ट सॉल्व्ड एट लोकल लेवल बिकॉज लोकल पीपल हैव द बेस्ट नॉलेज। और तो और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। हम डेमोक्रेसी में क्या बोलते हैं? इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो जितने ज्यादा लोग डेमोक्रेसी में अपना ओपिनियन देंगे, डेमोक्रेसी उतनी ज्यादा इनहैंस होगी, क्वालिटी डिसीजन निकलेगा। तो लोकल लेवल पे सरकार बनाने से क्वालिटी डिसीजन निकलता है और पार्टिसिपेशन बढ़ता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट को पता होता है कि रिसोर्सेज कहाँ स्पेंड करने हैं। जैसे मान लो एक स्टेट को क्या पता, स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा हो कि इस पर्टिकुलर विलेज में मुझे सड़कें बनवानी चाहिए, लेकिन अगर क्या पता आप गांव वालों से पूछो तो गांव वाले बोले कि नहीं नहीं, हमें सड़कें तो फिर भी हम कोई बात नहीं अगली बार बनवा लेंगे, आप हमारे लिए स्कूल बनवा दीजिए, हमारे बच्चों को स्कूल बहुत दूर जाना पड़ता है। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज लोकल लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बेस्ट पता होता है, उन्हें अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, पैसे को कहाँ यूज करना है, वो भी बेस्ट तरीके से पता होता है। आगे चलते हैं। इसीलिए हमने 1992 में दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, और ले आए अपने देश में डिसेंट्रलाइजेशन, बोले तो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। शहरों में बनाया म्युनिसिपैलिटीज, गांव में बनाया पंचायती राज, बोले तो रूरल लोकल गवर्नमेंट, राइट। अभी कैसे बनाया, इस पे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। व्हाट वर द मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992? ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना आपको, ये सारे के सारे आपने लिख देने। पॉइंट नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी हो गया कि लोकल गवर्नमेंट बनेगी और रेगुलर बेसिस पे बनेगी। पॉइंट नंबर 2, सीट्स रिजर्व हो गई। जैसे हमारी सेंटर और स्टेट में सीट्स रिजर्व है, वैसे लोकल गवर्नमेंट में भी सीट्स रिजर्व हो गई, एससीज के लिए, ओबीसीज के लिए और एसटीज के लिए। एंड यू नो व्हाट, लोकल गवर्नमेंट तो 2 कदम आगे निकली स्टेट और सेंटर से। लोकल गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व की, तो 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन एवरी लोकल गवर्नमेंट। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनता है भैया। हमारा जो नॉर्मल इलेक्शन कमीशन होता है, जो नेशनल लेवल का इलेक्शन कमीशन होता है, वो तो कंट्री के ओवरऑल इलेक्शंस देखता है। जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो हर स्टेट का अलग होता है, ये लोकल लेवल के पंचायत और म्युनिसिपल के इलेक्शन सही टाइम पे हो, फ्री और फेयर तरीके से हो, ये देखता है। इसके अलावा हमने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आपको अपनी स्टेट के अंदर जितनी लोकल गवर्नमेंट आ रही है, सबको थोड़ा सा पावर और रेवेन्यू बोले तो पैसा देना पड़ेगा, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर लें। तभी तो जब हर गांव खुशहाल होगा, हर गांव की डेमोक्रेसी परफेक्ट चल रही होगी, तभी तो कंट्री की डेमोक्रेसी परफेक्ट चलेगी। दैट इज व्हाई इट वाज डन, राइट। लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो शहरों में अलग होती है, गांव में अलग होती है। 1 मार्क का प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है बच्चा, पंचायती राज क्या होता है? तो पंचायती राज होता है पंचायत वाला राज, बोले तो रूरल लोकल गवर्नमेंट। सिर्फ 3 वर्ड्स लिखने हैं, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। तो पंचायती राज की बात करते हैं। सबसे पहले गांव के लेवल की बात करते हैं। तो हर विलेज लेवल पे एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें सरपंच बोला जाता है। अब विलेज से चले जाओ आप ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे खूब सारी ग्राम पंचायत को मिला के एक या तो पंचायत समिति बोलो या ब्लॉक समिति बोलो, वन एंड द सेम थिंग। फिर आप चले जाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई सारी पंचायत समिति या ब्लॉक समिति को मिला के बनता है जिला परिषद। तो 3 लेवल हो गए, विलेज लेवल ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। अब बात आती है कि ग्राम सभा क्या होता है। बच्चे, ग्राम सभा होती है एनुअल मीटिंग। सभा का मतलब मीटिंग। तो कई जगह क्या होता है कि कई सारी पंचायत मिलके साल में 2 बार मिलती हैं, बैठती हैं और देखती हैं कि पंचायत अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें गांव के बड़े बूढ़े लोग भी बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें गांव के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। ग्राम सभा कई जगह होती है, लेकिन कई जगह नहीं भी होती है, ठीक है। तो सबसे अगर कोई पूछे बेसिक यूनिट क्या है लोकल गवर्नमेंट की गांव में, तो आप बोलना ग्राम पंचायत। उसका हेड कौन? सरपंच, ठीक है। आगे चलते हैं।
A few panchayat are grouped together to form block samiti या block मंडल. Its members are elected by all the पंचायत member. हाँ, सिंपल सी बात है. ग्राम पंचायत के मेंबर कौन इलेक्ट करेगा? गांव के लोग. फिर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति के मेंबर कौन इलेक्ट करेगा? जो ग्राम पंचायत है उनके मेंबर्स, राइट. फिर जिला परिषद के मेंबर्स कहाँ से आएंगे? वो एमपीज होंगे, एमएलएज होंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होंगे, वो तो अलग ही है. ठीक है, तो ऐसे बनता है आपका पूरा रूरल लोकल गवर्नमेंट. अभी आगे चलते हैं, अर्बन एरियाज की बात करते हैं. बच्चा, अर्बन एरियाज का केस थोड़ा अलग होता है क्योंकि हर शहर एक जैसा नहीं होता. कई शहर बहुत बड़े होते हैं, कई शहर बहुत छोटे होते हैं. पॉपुलेशन के हिसाब से बता रही हूँ. जो शहर जिसमें 25 लाख से ऊपर लोग होते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनती हैं. जहां पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है वहां पे म्युनिसिपैलिटीज बनती हैं. तो बोला जाएगा नगरों में, टाउन में म्युनिसिपैलिटीज बनती है, बड़े शहरों में, महानगरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, राइट. तो म्युनिसिपल चेयरपर्सन, म्युनिसिपैलिटी का हेड कौन होता है? अगर छोटा शहर है, अगर टाउन की बात कर रहे हो, तो वहां म्युनिसिपैलिटी का हेड कौन होगा? म्युनिसिपल चेयरपर्सन. लेकिन अगर बड़े शहर की बात कर रहे हो, बैंगलोर जैसे शहर की जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो वहां का हेड कौन होगा? मेयर. तो ये हो गया डिफरेंस. बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. तो सिर्फ पॉपुलेशन पे है, चलती दोनों एक तरीके से हैं. इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं उसमें, हर वार्ड से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं, वो हमारे डिसीजन लेते हैं. तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ डिसेंट्रलाइजेशन का आउटकम खट्टा भी है, मीठा भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. पॉजिटिव की बात करूं तो फेडरलिज्म डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है. आज हमारे देश में 36 लाख से ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी मिला के. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पावर देता है और प्रॉब्लम्स जो है लोकल लेवल पे सॉल्व हो जाती है. विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, एससी एससीज ओबीसीज को रिजर्वेशन मिल रहा है लोकल गवर्नमेंट से. डेमोक्रेसी का पेड़ जो है फल फूल रहा है. लेकिन इसमें नेगेटिव आउटकम भी है. ग्राम सभा के इलेक्शंस कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, कहीं होते हैं तो गंदी तरीके से होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट जो है कभी कभी लोकल गवर्नमेंट को पैसे ही नहीं देती है, तो लोकल गवर्नमेंट है लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पा रही है. कभी कभी लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इनफैक्ट इतने पैसे ही नहीं होते कि वो सारे की सारी लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कर पाए, तो वो चूज कर लेती है, इसको करती हूँ, इसको नहीं करती हूँ. चौथा पॉइंट है बच्चा आपका विमेन रिप्रेजेंटेशन. आपने बोल तो दिया कि औरतों को आपने रिजर्वेशन दिया, लेकिन पता है रिजर्वेशन नाम का होता है. औरतों की सीट रिजर्व्ड है, इसलिए औरत को इंक्लूड तो कर लिया जाता है ग्राम पंचायत में, लेकिन तब भी डिसीजन कौन ले रहा होता है? उस विमेन के भी जो घर में जो मेल मेंबर्स होते हैं वो ले रहे होते हैं. तो इट इज बेसिकली लाइक अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, जहां हम एम्पावरमेंट देना चाहते थे बट एक्चुअल में मिली नहीं औरतों को. इनफैक्ट एक तरह से बोला जाए तो बहुत लंबी जर्नी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की. अभी हमने शुरू किया 1990s में, अभी और भी बहुत काम करना ज़रूरी है. और लोकल गवर्नमेंट पे ही अच्छे से अगर काम करेंगे तभी फेडरलिज्म जो है अच्छे से हमारी कंट्री में अपलिफ्टेड रहेगा. तो येस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड दिस वाज योर चैप्टर. लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. Definition of federalism, differentiation between coming together and holding together federation, 3 list, how can you say that we are federal, लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाला एक्सपेरिमेंट्स तो तीनों वो हैं बच्चा, व्हाट डू कॉल इट, ज़रूरी. डुअल ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट, फीचर जो है फेडरलिज्म का. डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज पंचायती राज, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड दिस आउटकम. सो ये सब कुछ 10 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो एंड इट वोंट इवन टेक मोर देन आई थिंक 2 आवर्स और 3 आवर्स अगर आप क्वेश्चन तरीके से कर रहे हो. एक बार ये पूरी वीडियो देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना हो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, और एक बार ये जो 10 क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये प्रैक्टिस कर लेना. यू आर गुड टू गो फॉर दिस चैप्टर, आई प्रॉमिस यू. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड क्योंकि जब आप शेयर करोगे तभी ये यूट्यूब पे बाकी बच्चों को भी अवेलेबल होती है, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. एंड दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस. इनके आंसर्स मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना सो दैट आई ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, सो डू लेट मी नो. एंड मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं बच्चा, उनको भी देख लेना जब मन करे. सम ऑफ देम आर रियली रियली नाइस. असर्शन रीजनिंग पे है, पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया पे है, और ये सारी स्पेशल क्लासेस आप बुक का क्लास के थ्रू कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू एक्चुअली व्हाट डू यू से पुट द कोड शुभ लाइव एंड यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ दीज. Now let me just tell you about the subscription one more time and the courses that I am launching. Ayyo, sorry.
हाँ, सो आई एम लॉन्चिंग कोर्सेज फॉर क्लास 10 एसएसटी एंड क्लास 10 बायोलॉजी। बायोलॉजी का फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है, एसएसटी का फास्ट ट्रैक रिवीजन आ रहा है। ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी और मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से फुल फ्लेजेड। तो अगर आपको लगता है कि 133 मार्क्स आपको मेरे साथ सिक्योर करने और इंडिया के बाकी बेस्ट एजुकेटर से भी पढ़ना है, डोंट फॉरगेट टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बच्चा, प्लस सब्सक्रिप्शन विद द कोड शुभ लाइव SHUBHLIVE। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।